मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज 27 दिसंबर है। 4 दिन बाद ही 2021 की शुरुआत होने जा रही है। आज की मन की बात एक प्रकार से 2020 की आखिरी मन की बात है। अगली मन की बात 2021 में प्रारंभ होगी। साथियों, मेरे सामने आपकी लिखी ढेर सारी चिट्ठियां हैं। माय गॉव पर जो आप सुझाव भेजते हैं वो भी मेरे सामने हैं। कितने ही लोगों ने फोन करके अपनी बात बताई है। ज्यादातर संदेशों में बीते हुए वर्ष के अनुभव और 2021 से जुड़े संकल्प है। कोल्हापुर से अंजलि जी ने लिखा है कि नए साल पर हम दूसरों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो इस बार हम एक नया काम करें। क्यों न हम अपने देश को बधाई दें, देश को भी शुभकामनाएं दें। अंजलि जी, वाकई बहुत ही अच्छा विचार है। हमारा देश 2021 में सफलताओं के नए शिखर छुए, दुनिया में भारत की पहचान और सशक्त हो, इसकी कामना से बड़ा और क्या हो सकता है। साथियों, नमो ऐप पर मुंबई के अभिषेक जी ने एक मैसेज पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि 2020 ने जो जो दिखा दिया, जो जो सिखा दिया, वो कभी सोचा ही नहीं था। कोरोना से जुड़ी तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। इन चिट्ठियों में, इन संदेशों में मुझे एक बात जो कॉमन नजर आ रही है, खास नजर आ रही है, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा। अधिकतर पत्रों में लोगों ने देश के सामर्थ्य, देशवासियों की सामूहिक शक्ति की भरपूर प्रशंसा की है। जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना, जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था, एकजुटता दिखाई थी, उसे भी कई लोगों ने याद किया है। साथियों, देश के सामान्य से सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रवाह भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। साथियों, दिल्ली में रहने वाले अभिनव बैनर्जी ने अपना जो अनुभव मुझे लिखकर भेजा है, वो भी बहुत दिलचस्प है। अभिनव जी को अपनी रिश्तेदारी में बच्चों को गिफ्ट देने के लिए कुछ खिलौने खरीदने थे, इसलिए वो दिल्ली की झंडेवालान मार्केट गए थे। आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे, ये मार्केट दिल्ली में साइकिल और खिलौनों के लिए जाना जाता है। पहले वहां महंगे खिलौना का मतलब भी इंपोर्टेड खिलौने होता था और सस्ते खिलौने भी बाहर से आते थे। लेकिन अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा है कि अब वहां के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल बोल कर टॉयज बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है, क्योंकि ये भारत में बना है, मेड इन इंडिया है। कस्टमर्स भी इंडिया मेड टॉयज की ही मांग कर रहे हैं। यही तो है, ये सोच में कितना बड़ा परिवर्तन। यह तो जीता जागता सबूत है, देशवासियों की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, और वो भी
एक साल के भीतर भीतर इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है। अर्थशास्त्री भी इसे अपने पैमानों पर तोल नहीं सकते। साथियों, मुझे विशाखापट्टनम से वेंकट मुरली प्रसाद जी ने जो लिखा है, उसमें भी एक अलग ही तरह का आइडिया है। वेंकट जी ने लिखा है, मैं आपको 2021 के लिए 2021 के लिए अपना एबीसी अटैच कर रहा हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर एबीसी से उनका क्या मतलब है। तब मैंने देखा कि वेंकट जी ने चिट्ठी के साथ एक चार्ट भी अटैच कर रखा है। मैंने वो चार्ट देखा और फिर समझा कि एबीसी का उनका मतलब है आत्मनिर्भर भारत चार्ट, एबीसी। यह बहुत ही दिलचस्प है। वेंकट जी ने उन सभी चीजों की पूरी लिस्ट बनाई है जिन्हें वो प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, सेल्फ केयर आइटम्स, उसके अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। वेंकट जी ने कहा है कि हम जाने अनजाने में उन विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध है। अब उन्होंने कसम खाई है कि मैं उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा जिनमें हमारे देशवासियों की मेहनत और पसीना लगा हो। साथियों, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी ऐसा कहा है जो मुझे काफी रोचक लगा है। उन्होंने लिखा है कि हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता ना करें। बात तो सही है। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय हो। जो भी ग्लोबल बेस्ट हैं वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है, स्टार्टअप्स को भी आगे आना है। एक बार फिर मैं वेंकट जी को उनके बेहतरीन प्रयास के लिए बधाई देता हूं। साथियों, हमें इस भावना को बनाए रखना है, बचाए रखना है और बढ़ाते ही रहना है। मैंने पहले भी कहा है और फिर मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, आप भी एक सूची बनाएं। दिन भर हम जो चीजें काम में लेते हैं उन सभी चीजों की विवेचना करें और ये देखें कि अनजाने में कौन सी विदेश में बनी चीजों ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है, एक प्रकार से हमें बंदी बना दिया है। इनके भारत में बने विकल्पों का पता करें और ये भी तय करें कि आगे से भारत में बने, भारत के लोगों के मेहनत से, पसीने से बने उत्पादों का हम इस्तेमाल करें। आप हर साल न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं। इस बार एक रिजोल्यूशन अपने देश के लिए भी जरूर लेना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में आतताइयों से, अत्याचारियों से देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं। आज उन्हें याद करने का भी दिन है। आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को
दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दे, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दे, लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। दीवार में चुने जाते समय पत्थर लगते रहे, दीवार ऊंची होती रही, मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी, माता गुजरी ने भी शहादत दी थी। करीब एक सप्ताह पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी की भी शहादत का दिन था। मुझे यहाँ दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, मत्था टेकने का अवसर मिला। इसी महीने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरित अनेक लोग जमीन पर सोते हैं। लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के लोगों के द्वारा दी गई शहादत को बड़ी भावपूर्ण अवस्था में याद करते हैं। इस शहादत ने संपूर्ण मानवता को, देश को नई सीख दी। इस शहादत ने हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखने का महान कार्य किया। हम सब इस शहादत के कर्जदार हैं। एक बार फिर मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजरी जी, गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की शहादत को नमन करता हूं। ऐसे ही अनेकों शहादतों ने भारत के आज के स्वरूप को बचाए रखा है, बनाए रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आपको आनंद भी आएगा और गर्व भी होगा। भारत में लेपर्ड्स यानी तेंदुओं की संख्या में 2014 से 2018 के बीच 60% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में देश में लेपर्ड्स की संख्या लगभग 7,900 थी। वहीं 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 हो गई। ये वही लेपर्ड्स हैं जिनके बारे में जिम कॉर्बेट ने कहा था, जिन लोगों ने लेपर्ड्स को प्रकृति में स्वच्छंद रूप से घूमते नहीं देखा, वो उसकी खूबसूरती की कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके रंगों की सुंदरता और उसकी चाल की मोहकता का अंदाज नहीं लगा सकते। देश के अधिकतर राज्यों में, विशेषकर मध्य भारत में, तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। तेंदुए की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। तेंदुए पूरी दुनिया में वर्षों से खतरों का सामना करते आ रहे हैं। दुनिया भर में उनके हैबिटेट को नुकसान हुआ है। ऐसे समय में भारत ने तेंदुए की आबादी में लगातार बढ़ोतरी कर पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया है। आपको इन बातों की भी जानकारी होगी कि पिछले कुछ सालों में भारत में शेरों की आबादी बढ़ी है, बाघों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, साथ ही भारतीय वन क्षेत्र में भी इजाफा हुआ है। इसकी वजह ये है कि सरकारी नहीं, बल्कि बहुत से लोग, सिविल सोसाइटी, कई संस्थाएं भी हमारे पेड़ पौधों और वन्य जीवों के संरक्षण में जुटी हुई हैं। वे सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, मैंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक हृदयस्पर्शी प्रयास के बारे में पढ़ा। आपने भी सोशल मीडिया पर इसके विजुअल्स देखे होंगे। हम सब ने इंसानों वाली व्हीलचेयर देखी है, लेकिन कोयम्बटूर की एक बेटी गायत्री ने अपने पिताजी के साथ एक पीड़ित डॉग के लिए व्हीलचेयर बना दी। ये संवेदनशीलता प्रेरणा देने वाली है और यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति हर जीव के प्रति दया और करुणा से भरा हुआ हो। दिल्ली एनसीआर और देश के दूसरों शहरों में ठिठुरती ठंड के बीच
बेघर पशुओं की देखभाल के लिए कई लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। वे उन पशुओं के खाने पीने और उनके लिए स्वेटर और बिस्तर तक का इंतजाम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोजाना सैकड़ों की संख्या में ऐसे पशुओं के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। ऐसे प्रयास की सराहना होनी चाहिए। कुछ इसी प्रकार के नेक प्रयास उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी किए जा रहे हैं। वहां जेल में बंद कैदी गायों को ठंड से बचाने के लिए पुराने और फटे कंबलों से कवर बना रहे हैं। इन कंबलों को कौशाम्बी समेत दूसरे जिलों की जेलों से एकत्र किया जाता है और फिर उन्हें सिलकर गौशाला भेज दिया जाता है। कौशाम्बी जेल के कैदी हर सप्ताह अनेकों कवर तैयार कर रहे हैं। आइए दूसरों की देखभाल के लिए सेवा भाव से भरे इस प्रकार के प्रयासों को प्रोत्साहित करें। यह वास्तव में एक ऐसा सत्कार्य है जो समाज की संवेदनाओं को सशक्त करता है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब जो पत्र मेरे सामने है उसमें दो बड़े फोटो है। ये फोटो एक मंदिर के हैं और बिफोर और आफ्टर के हैं। इन फोटो के साथ जो पत्र है उसमें युवाओं की एक ऐसी टीम के बारे में बताया गया है जो खुद को युवा ब्रिगेड कहती है। दरअसल इस युवा ब्रिगेड ने कर्नाटका में श्रीरंगपट्टन के पास स्थित वीरभद्र स्वामी नाम के एक प्राचीन शिव मंदिर का कायाकल्प कर दिया। मंदिर में हर तरफ घास फूस और झाड़ियां भरी हुई थी, इतनी कि राहगीर भी नहीं बता सकते थे कि यहाँ एक मंदिर है। एक दिन कुछ पर्यटकों ने इस भूले बिसरे मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। युवा ब्रिगेड ने जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देखा तो उनसे रहा नहीं गया और फिर इस टीम ने मिलजुल कर इसका जीर्णोद्धार करने का फैसला किया। उन्होंने मंदिर परिसर में उगाई कंटीली झाड़ियां, घास और पौधों को हटाया। जहां मरम्मत और निर्माण की आवश्यकता थी वो किया। उनके अच्छे काम को देखते हुए स्थानीय लोगों ने भी मदद के हाथ बढ़ाए। किसी ने सीमेंट दिया तो किसी ने पेंट। ऐसी कई और चीजों के साथ लोगों ने अपना अपना योगदान किया। ये सभी युवा कई अलग तरह के प्रोफेशन से जुड़े हैं। ऐसे में उन्होंने वीकेंड्स के दौरान समय निकाला और मंदिर के लिए कार्य किया। युवाओं ने मंदिर में दरवाजा लगवाने के साथ साथ बिजली का कनेक्शन भी लगवाया। इस प्रकार उन्होंने मंदिर के पुराने वैभव को फिर से स्थापित करने का काम किया। जुनून और दृढ़ निश्चय ऐसी दो चीजें हैं जिनसे लोग हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं भारत के युवाओं को देखता हूं तो खुद को आनंदित और आश्वस्त महसूस करता हूं। आनंदित और आश्वस्त इसलिए क्योंकि मेरे देश के युवाओं में कैन डू की अप्रोच है और विल डू की स्पिरिट है। उनके लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है, कुछ भी उनकी पहुंच से दूर नहीं है। मैंने तमिलनाडु की एक टीचर के बारे में पढ़ा। उनका नाम हेमलता एन.के है, जो विडुपुरम के एक स्कूल में दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल पढ़ाती है। कोविड-19 महामारी भी उनके अध्यापन के काम में आड़े नहीं आ पाई। हाँ, उनके सामने चुनौतियां जरूर थी, लेकिन उन्होंने एक इनोवेटिव रास्ता निकाला। उन्होंने कोर्स के सभी 53 चैप्टर्स को रिकॉर्ड किया, एनिमेटेड वीडियो तैयार किए और इन्हें एक पेन ड्राइव में लेकर अपने स्टूडेंट्स को बांट दिए। इससे उनके स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिली। वो चैप्टर्स को विजुअली भी समझ पाए। इसके साथ ही वे अपने स्टूडेंट्स से टेलीफोन पर भी बात करती रही। इससे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई काफी रोचक हो गई। देश भर में कोरोना के समय में टीचर्स ने जो इनोवेटिव तरीके अपनाए, जो कोर्स मटेरियल क्रिएटिविटी तैयार किया है,
वो ऑनलाइन पढ़ाई के इस दौर में अमूल्य है। मेरा सभी टीचर से आग्रह है कि वो इन कोर्स मटेरियल को शिक्षा मंत्रालय के दीक्षा पोर्टल पर जरूर अपलोड करें। इससे देश के दूर दराज वाले इलाकों में रह रहे छात्र छात्राओं को काफी लाभ होगा। साथियों, आइए अब बात करते हैं झारखंड की कोरवा जनजाति के हीरामन जी की। हीरामन जी गढ़वा जिले के सिंजो गांव में रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरवा जनजाति की आबादी महज 6,000 है, जो शहरों से दूर पहाड़ों और जंगलों में निवास करती है। अपने समुदाय की संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए हीरामन जी ने एक बीड़ा उठाया है। उन्होंने 12 साल के अथक परिश्रम के बाद विलुप्त होती कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। उन्होंने इस शब्दकोश में घर गृहस्थी में प्रयोग होने वाले शब्दों से लेकर दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले कोरवा भाषा के ढेर सारे शब्दों को अर्थ के साथ लिखा है। कोरवा समुदाय के लिए हीरामन जी ने जो कर दिखाया है, वह देश के लिए एक मिसाल है। मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसा कहते हैं कि अकबर के दरबार में एक प्रमुख सदस्य अबुल फजल थे। उन्होंने एक बार कश्मीर की यात्रा के बाद कहा था कि कश्मीर में एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर चिड़चिड़े और गुस्से लोग भी खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल वे कश्मीर में केसर के खेतों का उल्लेख कर रहे थे। केसर सदियों से कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी केसर मुख्य रूप से पुलवामा, बडगाम और किश्तवाड़ जैसी जगहों पर उगाया जाता है। इसी साल मई में कश्मीरी केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग दिया गया। इसके जरिए हम कश्मीरी केसर को एक ग्लोबली पॉपुलर ब्रांड बनाना चाहते हैं। कश्मीरी केसर वैश्विक स्तर पर एक ऐसे मसाले के रूप में प्रसिद्ध है जिसके कई प्रकार के औषधीय गुण हैं। यह अत्यंत सुगंधित होता है, इसका रंग गाढ़ा होता है और इसके धागे लंबे व मोटे होते हैं, जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू को बढ़ाते हैं। यह जम्मू और कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। क्वालिटी की बात करें तो कश्मीर का केसर बहुत यूनिक है और दूसरे देशों के केसर से बिल्कुल अलग है। कश्मीर के केसर को जीआई टैग रिकॉग्नाइजेशन से एक अलग पहचान मिली है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद दुबई के एक सुपरमार्केट में इसे लॉन्च किया गया। अब इसका निर्यात बढ़ने लगेगा। यह आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारे प्रयासों को और मजबूती देगा। केसर के किसानों को इससे विशेष रूप से लाभ होगा। पुलवामा में त्राल के शार इलाके में रहने वाले अब्दुल मजीद वानी को ही देख लीजिए। वह अपने जीआई टैग्ड केसर को नेशनल सैफरन मिशन की मदद से पंपोर के ट्रेडिंग सेंटर में ई ट्रेडिंग के जरिए बेच रहे हैं। इसके जैसे कई लोग कश्मीर में यह काम कर रहे हैं। अगली बार जब आप केसर को खरीदने का मन बनाएं तो कश्मीर का ही केसर खरीदने की सोचें। कश्मीरी लोगों की गर्मजोशी ऐसी है कि वहां के केसर का स्वाद ही अलग होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी 2 दिन पहले ही गीता जयंती थी। गीता हमें हमारे जीवन के हर संदर्भ में प्रेरणा देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है गीता इतनी अद्भुत ग्रंथ क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी है। लेकिन गीता की विशिष्टता ये भी है कि ये जानने की जिज्ञासा से शुरू होती है, प्रश्न से शुरू होती है। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, जिज्ञासा की,
तभी तो गीता का ज्ञान संसार को मिला। गीता की ही तरह हमारी संस्कृति में जितना भी ज्ञान है, सब जिज्ञासा से ही शुरू होता है। वेदांत का तो पहला मंत्र ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात आओ हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें। इसलिए तो हमारे यहाँ ब्रह्म के भी अन्वेषण की बात कही जाती है। जिज्ञासा की ताकत ही ऐसी है। जिज्ञासा आपको लगातार नए के लिए प्रेरित करती है। बचपन में हम इसलिए तो सीखते हैं क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासा होती है। यानी जब तक जिज्ञासा है तब तक जीवन है। जब तक जिज्ञासा है तब तक नया सीखने का क्रम जारी है। इसमें कोई उम्र, कोई परिस्थिति मायने ही नहीं रखती। जिज्ञासा की ऐसी ही ऊर्जा का एक उदाहरण मुझे पता चला तमिलनाडु के बुजुर्ग श्री टी श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी के बारे में। श्री टी श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी 92 साल के हैं, 92 इयर्स। वो इस उम्र में भी कंप्यूटर पर अपनी किताब लिख रहे हैं, वो भी खुद ही टाइप करके। आप सोच रहे होंगे कि किताब लिखना तो ठीक है, लेकिन श्रीनिवासाचार्य जी के समय पर तो कंप्यूटर रहा ही नहीं होगा। फिर उन्होंने कंप्यूटर कब सीखा? ये बात सही है कि उनके कॉलेज के समय में कंप्यूटर नहीं था, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा और आत्मविश्वास अभी भी उतना ही है जितना अपनी युवावस्था में था। दरअसल श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी संस्कृत और तमिल के विद्वान हैं। वो अब तक करीब 16 आध्यात्मिक ग्रंथ भी लिख चुके हैं। लेकिन कंप्यूटर आने के बाद उन्हें जब लगा कि अब तो किताब लिखने और प्रिंट होने का तरीका बदल गया है, तो उन्होंने 86 साल की उम्र में, 86 की उम्र में कंप्यूटर सीखा, अपने लिए जरूरी सॉफ्टवेयर सीखे। अब वो अपनी किताब पूरी कर रहे हैं। साथियों, श्री टी श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जीवन तब तक ऊर्जा से भरा रहता है जब तक जीवन में जिज्ञासा नहीं मरती है, सीखने की चाह नहीं मरती है। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पिछड़ गए, हम चूक गए, काश हम भी ये सीख लेते। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं सीख सकते या आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी हम जिज्ञासा से कुछ नया सीखने और करने की बात कर रहे थे। नए साल पर नए संकल्पों की भी बात कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लगातार कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, नए नए संकल्पों को सिद्ध करते रहते हैं। आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा, जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं तो बहुत कुछ करने की ऊर्जा समाज हमें खुद ही देता है। सामान्य सी लगने वाली प्रेरणाओं से बहुत बड़े काम भी हो जाते हैं। ऐसे ही एक युवा है श्रीमान प्रदीप सांगवान। गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान 2016 से हीलिंग हिमालय नाम से अभियान चला रहे हैं। वो अपनी टीम और वॉलंटियर्स के साथ हिमालय के अलग अलग इलाकों में जाते हैं और जो प्लास्टिक कचरा टूरिस्ट वहां छोड़कर आते हैं वो साफ करते हैं। प्रदीप जी अब तक हिमालय की अलग अलग टूरिस्ट लोकेशन से टनों प्लास्टिक साफ कर चुके हैं। इसी तरह कर्नाटका के एक युवा दंपति है अनुदीप और मीनूषा। अनुदीप और मीनूषा ने अभी पिछले महीने नवंबर में ही शादी की है। शादी के बाद बहुत से युवा घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन इन दोनों ने कुछ अलग किया। ये दोनों हमेशा देखते थे कि लोग अपने घर से बाहर घूमने तो जाते हैं, लेकिन जहां जाते हैं वहीं ढेर सारा कूड़ा कचरा छोड़कर आ जाते हैं। कर्नाटका के सोमेश्वर बीच पर भी यही स्थिति थी। अनुदीप और मीनूषा ने तय किया
कि वो सोमेश्वर बीच पर लोग जो कचरा छोड़कर गए हैं उसे साफ करेंगे। दोनों पति पत्नी ने शादी के बाद अपना पहला संकल्प यही लिया। दोनों ने मिलकर समंदर तट का काफी कचरा साफ कर डाला। अनुदीप ने अपने इस संकल्प के बारे में सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। फिर क्या था, उनकी इतनी शानदार सोच से प्रभावित होकर ढेर सारे युवा उनके साथ आकर जुड़ गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इन लोगों ने मिलकर सोमेश्वर बीच से 800 किलो से ज्यादा कचरा साफ किया है। साथियों, इन प्रयासों के बीच हमें ये भी सोचना है कि ये कचरा इन बीचीज पर, इन पहाड़ों पर पहुंचता कैसे है। आखिर हम में से ही कोई लोग ये कचरा वहां छोड़कर आते हैं। हमें प्रदीप और अनुदीप मिनूसा की तरह सफाई अभियान चलाना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले हमें ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हम कचरा फैलाएंगे ही नहीं। आखिर स्वच्छ भारत अभियान का भी तो पहला संकल्प यही है। हाँ, एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कोरोना की वजह से इस साल इसकी चर्चा उतनी हो नहीं पाई है। हमें देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना ही है। ये भी 2021 के संकल्पों में से एक है। आखिर में मैं आपको नए वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप खुद स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। अगले वर्ष जनवरी में नए विषयों पर मन की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।